नमस्ते फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, विलियम जे लॉन्ग की सीरीज़ में ये हमारा थर्ड वीडियो है। फर्स्ट और सेकंड वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन का था और सेकंड एंग्लो सेक्शन का फर्स्ट पार्ट था, और हम सेकंड पार्ट कवर करने वाले हैं। Witzit. The poem Witzit, The White Gear and Wanderer, is in part, at least probably, the oldest in our language. The author and the date of its composition are unknown, but the personal account of the minstrel's life belong to the time before the section first came to England. अब विटसित जो पोएम बताई गई है, इसमें बताया गया है कि ये एक जो विटसित एक खुद कैरेक्टर है, ये वाइट गियर टाइप का है, वॉन्डर टाइप का है, और इसकी जो लैंग्वेज बताई गई है ये प्रोबेबली ओल्डेस्ट इन आवर लैंग्वेजेस में है। द ऑथर ऑफ इट्स डेट एंड कंपोजिशन इज अननोन। जो इसकी डेट ऑफ कंपोजिशन है ये बिल्कुल अननोन है, इसके बारे में बताया नहीं जा सकता कि इसका अकाउंट कब दिया गया है। बट द पर्सनल अकाउंट ऑफ द मिनिस्ट्रल्स लाइफ बिलोंग टू द टाइम बिफोर द सेक्शन लाइफ केम टू इंग्लैंड। ये एंग्लो सेक्शन जब हमारे टाइम पे आए थे 410 to 50 के अराउंड में, तब के बारे में इनका एग्जिस्टेंस बताया गया है। तो ये बेसिकली एंग्लो सेक्शन के टाइम पे एग्जिस्ट करती है। इट एक्सप्रेसेस द वॉन्डरिंग लाइफ ऑफ द ग्लीमैन हु गोज फोर्थ इन टू द वर्ल्ड टू अबाइड हियर और देयर अकॉर्डिंग एज ही रिवॉर्डेड फॉर हिज सिंगिंग। अब इसके पर्सनल कैरेक्टर के बारे में बताया गया है कि ये जो वॉन्डरर विटसित है, ये वॉन्डरर टाइप का कैरेक्टर है, और ये सिंगिंग किया करता था, और ये वर्ल्ड में इधर उधर बहुत सी जगहों पे जाया करता था, और राजाओं वगैरह लोगों को उनके बारे में प्रशंसा में उनके गाने गाया करता था, और उनसे जो रिवॉर्ड उनको मिला करते थे इस सिंगिंग में, उसके बारे में बताया गया है। From the numerous references to rings and rewards, and from the praises given to generous givers, it would that literature as a paying profession began very early in our history, and also that the pay was barely sufficient to hold soul or body together. अब जिस तरीके से राइटर हमको इनके बारे में बताते हैं कि जिस तरीके से इसको रिवॉर्ड्स वगैरह मिल रहे थे इसकी सिंगिंग की वजह से, इसकी प्रेजेस की वजह से, उसी तरह लिटरेचर में भी हमको बताया गया है कि जो लिटरेचर का प्रोफेशन था वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंट था उस टाइम पे, और इसी तरह इन दोनों को सोल और बॉडी के दोनों के तरह से एक दूसरे में कॉम्प्राइज करके एक दूसरे का पूरक बताया जाए। ऑफ ऑल आर मॉडर्न पोएट्स गोल्डस्मिथ वॉन्डरिंग और ओवर यूरोप पेइंग फॉर हिज लॉजिंग विथ हिज सॉन्ग्स इज मोर सजेस्ट ऑफ दिस फर्स्ट रिकॉर्ड सिंगर ऑफ आर रेस। अब राइटर हमें यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरह पुराने टाइम पे विटसित का उनके टाइम पे जैसे उनकी चर्चा हुआ करती थी, उसी तरीके से मॉडर्न यूरोप में जो गोल्डस्मिथ हमारे मॉडर्न पोएट हैं गोल्डस्मिथ, उन्होंने जिस तरीके से वॉन्डरिंग लाइफ अपनी जी थी, उन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है हिस्टोरिकल और मॉडर्न वे में दोनों में कहीं कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। जिस तरह उस टाइम पे वो लोग वॉन्डरिंग हुआ करते थे और अपनी लाइफ को काफ़ी जिया करते थे, उसी तरीके से मॉडर्न लाइफ में भी कुछ लोग ऐसे थे वो अपनी ज़िंदगी जिया करते थे। वैसे ही उधर विटसित है, इधर गोल्डस्मिथ को कंपेयर किया गया है। Dior's Lament. In Dior, we have another picture of the section scope or minstrel, not in glad wandering but in mainly sorrow. अब बेसिकली जो वॉन्डरिंग टाइप का पर्सन जो ग्लीमैन था पहले हमको विटसित में दिखा, वो उसमें काफ़ी जॉय दिख रहा था, वो इधर उधर घूम रहा था और उसको काफ़ी रिवॉर्ड्स मिल रहे थे और वो अपनी लाइफ से काफ़ी खुश था। बट डियोर्स में ऐसा होता है ये अपनी ज़िंदगी से, अपनी लाइफ से खुश नहीं था। ये भी उसी की तरह मिनिस्ट्रल था, बट अब इसी अपनी लाइफ में खुश नहीं था, इसकी लाइफ में सोरो था। इट सीम्स दैट स्कॉप्स लिविंग डिपेंडिंग entirely upon his power to please his chief. अब विटसित की केस में हमने देखा कि उसको किसी को प्लीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बट यहाँ पे क्या होता है, डियोर जो है इसको एक राजा है उसको प्लीज़ करने की कोशिश करनी पड़ रही है, उसी के सौरों के बारे में यहाँ पे बताया गया। एंड दैट एट एनी टाइम ही माइट बी सप्लीमेंटेड बाई द बेटर पोएट, और उसकी जगह पे एक जो अनदर पोएट आया था उसके बारे में ये सब उसकी जगह पे इसको सप्लीमेंट किया गया था, इसके बारे में बता रहा है। डियोर हैड दिस एक्सपीरियंस एंड कम्फर्ट्स हिमसेल्फ इन अ ग्रिम वे बाय रिकॉलिंग वेरियस एग्जाम्पल ऑफ मैन हु हैव सफर्ड मोर देन हिमसेल्फ। अब जो बेसिकली डियोर जो बताया है इसके भी सौरों के बारे में बताया है, जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सफ़र किया है, उसकी लाइफ में किस तरीके से स्टेजेस गए हैं उसके बारे में बताया है। द पोएम इज़ अरेंज्ड इन स्ट्रोफी। आपने देखा होगा पिंडारिक ओड थे, स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और इपोड, उसी की तरह से यहाँ पे स्ट्रोफी के बारे में बताया गया है। ईच ऑफ टेलिंग ऑफ सम एफ्लिक्टेड हीरो एंड एंडिंग विद द सेम रिफ्रेन, हिज सोरो पास्ट अवे। अब बेसिकली ये जो पोएम है
इसमें जो स्ट्रोफी है, अभी जैसे बताया आपको पिंडारी कोड में दिया गया है, वैसे इसमें बताया इस स्ट्रोफी को लेकर एग्जाम्पल लेकर बताया गया है। इसमें जो एक रिफ्रेन बार बार आता है, रिफ्रेन आप समझते हैं ना, एक स्टांजा में लास्ट की लाइन एक रहती है, वो बार बार हर स्टांजा में एक वो रिपीटेटिवली आती है। तो वैसे इसमें वो लाइन है, हिज सोरो पास्ट अवे, हिज सोरो पास्ट अवे, ऐसे करके ये बताता है। ड्योर इज मच मोर पोएटिक देन विट्सित। अब विट्सित और ड्योर को कहीं ना कहीं बताया तो गया, एक सोरो है एक हैप्पी है, दोनों की लाइफ में बताया, लेकिन ड्योर इसमें काफ़ी मच मोर पोएटिक है, ये इसके बारे में ऐसा बताया गया। एंड इज़ द वन परफेक्ट लिरिक ऑफ द एंग्लो सेक्शन पीरियड। जो वन परफेक्ट लिरिक अगर किसी को कहा जा सकता है तो वो ड्योर को कहा जा सकता है। अब ये ड्योर पोएम की कुछ लाइंस दी गई हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। The Seafarer. The wonderful poem of The Seafarer seems to be the in two distinguished parts. The first shows the hardships of the ocean life, but the stronger have hardships in the subtle called the ocean sea. अब यहाँ पे The Seafarer जो पोएम दी गई है, एक सीफेरर के बारे में दी गई है। इसके इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट में जो है उसकी ओशन लाइफ में कैसे वो ज़िंदगी सर्वाइव करते हैं, वो कितना हार्ड होता है, उसके बारे में बताया। एंड द सेकेंड पार्ट इज़ एन एलिगरी इन विच द ट्रबल्स ऑफ द सीमेंस are symbols of the troubles in this life, and the calls the ocean is the call of the soul of to be the away of its trouble home to with God. अब बेसिकली फर्स्ट पार्ट में जो बताया गया उसकी हार्डशिप बताएगी जो उसकी वो वहाँ पे सर्वाइव करने में करता है, और जो इसका सेकंड पार्ट है वो एलिगरिकल रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है। Whether the last was added by some monk who saw the allegorical possibilities of the first part, or whether some sea-loving Christians scoff wrote both in uncertain. Following are the ocean selected lines of the spirit of the poem. अब जो यहाँ पे बताया, यहाँ पे एक पोएम दी गई है सी फेरिंग के बारे में ही, इसको आप पढ़ लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है जो हम इसको कवर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द फाइट एट फिन्सबर्ग एंड वॉल्डेर, two other of our oldest poem well deserve mention. The fight at Finnsburg is a fragment in 50 lines, discovers on the insides of the piece of parchment drawn over the wooded cover of a poem of homilies. अब यहाँ पे जो दो पोएम दी गई हैं, द फाइट एट फिन्सबर्ग एंड वॉल्डेर, ये दोनों पोएम को राइटर ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया है। और जो फाइट एट फिन्सबर्ग है, इनको 50 लाइंस में डिस्कवर किया गया है, और इसकी जो जिस पे ये लिखा गया है वो फ्रैगमेंट, वो पर्चमेंट, पहले पर्चमेंट आप जानते होंगे कि जो बकरे वगैरह की खाल वगैरह होती थी, इनसे जो पहले कागज़ तो हुआ करते नहीं थे, तो उनकी जो खालें हुआ करती थी या फिर जो पेपर वगैरह हुआ करते थे, उन्हीं को समझा जाता था। तो उनके ऊपर जो लिखा जाता था तो उन्हीं को पर्चमेंट वगैरह कहा जाता था। तो उनके ऊपर जो ये पोएम्स लिखी गई हैं उनके बारे में बताया गया है, और ये धर्म गीत की तरह बताया गया है इनको। It is a magnificent war song describing with Homeric power of the defense of a hall by Heniff with 60 warriors. अब ये क्या है, ये एक वॉर पोएम है, और इसके जो हनीफ नाम का एक जो वॉरियर है उसके बारे में, ये बेसिकली एपिक पोएम जैसा ही कहीं ना कहीं लग रहा है अपने को। जैसे बेवुल्फ माइटी वॉरियर था, वैसे हनीफ एक माइटी वॉरियर होता है, और ये 60 वॉरियर्स से अकेले ही उनसे लड़ाई करता है, उसी के बारे में बताया गया। अगेंस्ट द अटैक ऑफ फिन्स एंड हिज आर्मी, और ये किसके अगेंस्ट लड़ाई करता है, वो है फिन एंड हिज आर्मी। At midnight when Hanif and his men are sleeping, they are surrounded by an army rushing इन विथ फायर एंड स्वर्ड। अब एक रात क्या होता है, जो हनीफ नाम का जो हमारा वॉरियर रहता है वो सो रहा होता है, तभी वो सराउंडेड हो जाता है, मतलब उसको क्या बहुत सारे लोगों ने घर घेर लिया होता है, वो एक आर्मी होती है। हनीफ स्प्रिंग्स टू हिज फीस्ट एट द फर्स्ट अलार्म एंड अवेक्स हिज वॉरियर्स विथ कॉल टू एक्शंस एंड रिंग्स लाइक अ बिगल ब्लास्ट। अब बेसिकली क्या होता है, जैसे ही हनीफ लोगों के पैरों की आवाज़ वगैरह सुनता है, और उसको फर्स्ट अलार्म, वॉरियर्स कैसे होते हैं, फर्स्ट अलार्म पे ही तुरंत जग जाते हैं, जैसे उनको पैरों की आहट भी सुनाई पड़ती, वैसे हनीफ बिल्कुल उठ जाता है तुरंत ही, और अपने वॉरियर्स को एकदम रेडी कर लेता है, और वो लड़ाई लड़ता है। The fight lasts 5 days, but the fragments end before we learn the outcome. The same fight is celebrated by Hrothgar's gleemen at the first feast of in Heorot after the saying of Grendel. अब बेसिकली दोनों को यहाँ पे कंपेयर किया जाता है, और जैसे कि बताया जाता है कि फाइट तो जो है 5 डेज के लिए चली थी, बट हम तो जैसे जानते हैं हीरो तो जीतेगा ही, वैसे यहाँ पे हीरो अपना जीत जाता है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं हेरोट वाला जो ग्रेंडल क्या जिससे को बेवुल्फ ने मारा था, उन दोनों को यहाँ पे कंपेयर किया जाता है। बेसिकली पहले जो लड़ाइयाँ हुआ करती थी और आज भी लड़ाइयाँ हीरो ही जीतेगा, वैसे ही दोनों को यहाँ पे कंपेयर किया जाता है।
वॉल्डर इज़ अ फ्रेगमेंट ऑफ टू लीव्स। अब बेसिकली यहाँ पे इसको छोटी सी पोएम बताया गया है, टू लीव्स का मतलब यही है। फ्रॉम विच वी गेट ओनली अ ग्लिम्स ऑफ द स्टोरी ऑफ वॉल्डर। अब एक वॉल्डर नाम के पर्सन थे, उन वॉल्टर ऑफ एक्वेंटन, अब ये वॉल्टर थे एक्वेंटन के, उन्हीं के बारे में बताया गया। एंड हिज बिथ्रोट ब्राइड हिल्डगुंड हु वेयर हॉटेज एट द कोर्ट ऑफ एटिला। अब जो इनकी बिथ्रोट, इनकी शादी नहीं हुई थी, इनकी सगाई जस्ट हुई थी, वो हुई थी हिल्डगुंड से, उन्हीं के बारे में यहाँ पे बताया गया। और ये कौन थी? हॉस्टेज थी कोर्ट ऑफ एटिला की। They escaped with a great treasure and in crossing the mountain were attacked by Gunther and his warriors among whom was Walder former comrade Hagen। अब क्या होता है, ये दोनों तो भाग रहे होते हैं और जैसे ही माउंटेन्स को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं वैसे ही गुंथर नाम का एक पर्सन उन लोगों पे अटैक करता है और उनके जो वॉरियर्स थे उनमें से ही एक वॉल्टर का वॉल्टर जो जहाँ पे ये रहता था अपना वॉल्डर, वहीं से एक आदमी रहता है, वो उसका नाम होता है हेगन। तो बेसिकली वॉल्डर के ही ट्राइब से एक पर्सन हेगन जो इसको खुद को मारने आया है। वॉल्डर फाइट्स देम ऑल एंड एस्केप्स। अब वॉल्डर क्या करता है, इन लोगों को मार देता है और भाग जाता है। द सेम स्टोरी वॉज रिटन इन लैटिन इन द 10th century एंड इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द ओल्ड जर्मन निबेल गिल। अब इस स्टोरी के बारे में बताया गया है कि ये 10th century में लैटिन में लिखी गई थी और ये किसी जर्मन में ओल्ड जर्मन में इसका पार्ट दिया गया है निबेल गुड में। Though the saga did not originate with the Anglo-Saxon, their version of its oldest that they were had to down to us। अब जो सागा है ये एक ट्राइबल कम्युनिटी है, इसको जर्मन से इसका पार्ट है, बट यहाँ पे एंग्लो सेक्शन से इसको कनेक्ट करने की कोशिश नहीं की गई है। बट यहाँ पे जस्ट बताया गया है कि ये स्टोरी वहाँ पे भी प्रेजेंट है 10th century में, इसको लैटिन में लिखा गया था, उसी के बारे में ये एक करस्पॉन्डेंस है। The chief significance of these Walder fragments lies in the evidence they afford that ancestors were familiar with the legends of poetry or other Germanic people। अब वही है, यहाँ पे एविडेंस के तौर पे नहीं इसको बोला जा सकता है, बट ये जो लेजेंडरी पोएम है इसको जर्मनिक पीपल से भी कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है। एंग्लो सेक्शन लाइफ। अब जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट पोएम्स थी हमने उन लोगों को उन सबको पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं आगे, एंग्लो सेक्शन की लाइफ के बारे में जानते हैं। वी हैव नाउ रीड सम ऑफ अर्लीस्ट रिकॉर्ड्स एंड हैव बीन सरप्राइज परहैप्स दैट मैन हु आर जनरली डिस्क्राइब्ड इन द हिस्टोरिकल एंड सेवेज फाइटन एंड फुटवेयर्स कुड प्रोड्यूस सच एक्सलेंट पोइट्री। अब बेसिकली जो बताया गया एंग्लो सेक्शन लाइफ के बारे में, इन लोगों ने काफ़ी अच्छी जो एक्सलेंट पोइट्री वगैरह दी है और उनके बारे में जो सेवेज वो फाइटर्स थे, फुटवेयर्स थे, उनके बारे में जो बताया गया है उसकी लाइफ के बारे में यहाँ पे आगे डिस्क्राइब किया है। इट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ द ऑल लिटरेचर टू मेक अस बेटर एक्वेंटेंस विद मैन। अब जो लिटरेचर है ये हमको उस टाइम के मैन जो थे उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करता है, नॉट सिंपली विद देयर डीड्स विच द हिस्ट्री बट विद द ड्रीम्स एंड आइडियल्स विथ अंडरलाइन ऑल देयर एक्शंस। अब ये अब जो बेसिकली बता रहे हैं कि ये सिंपली जो उनके जो कर्म रहे होंगे या फिर उनकी जो हिस्ट्री रही उनसे ही नहीं उनको कनेक्ट करता है, बल्कि जो उनके ड्रीम्स रहे हैं, जो उनके आइडल्स वगैरह रहे हैं और जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ मुकाम हासिल करने की कोशिश की, उनके जो एक्शंस रहे हैं उनके बारे में भी हमको बताता है। सो अ रीडिंग ऑफ दिस अर्ली एंग्लो सेक्शन पोइट्री नॉट ओनली मेक्स अस एक्वेंटेड बट also leads to the profound रिस्पेक्ट फॉर द मैन हु वेयर आर एंसेस्टर्स। अब बेसिकली एंग्लो सेक्शंस को ही हमारे कहीं ना कहीं एंसेस्टर्स बताया गया, जैसे कि पूर्वज वाले लोग हैं वो हमारे एंसेस्टर्स हैं, उनके बारे में बताया गया है। बिफोर वी स्टडी मोर ऑफ देयर लिटरेचर इट इज़ वेल टू ग्लैंस ब्रीफली एट देयर लाइफ एंड लैंग्वेज। अब इससे पहले कि हम आगे उनके लिटरेचर के बारे में पढ़ें, ये ज़रूरी है कि हम उनकी लाइफ और जो उनकी लैंग्वेज वगैरह रही है उसके बारे में थोड़ा सा जान लें। The name. Originally, the name Anglo-Saxon denotes two of the three Germanic tribes, Jutes, Angles, and Saxons. Two in the middle of the 5th century left their homes to the shores of the North Sea and the colonized distinct Britain. अब बेसिकली जो एंग्लो सेक्शन के कैसे हमारा नाम पड़ा इसके बारे में, इनकी हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं। और ये जो है ये 3 ट्राइब्स थी, जूट्स, एंगल्स एंड सेक्शंस। इन्हीं की जो जर्मनी की ये ट्राइब्स हैं, इन्हीं के ऊपर में ये जो एंगल सेक्शंस नाम है वो नॉर्थन सी बेल्टिक कॉन्क्वर के कॉलोनाइजिंग जो हुई थी उसके अकॉर्डिंग इनका नाम रखा गया है।
Angel was the home of the tribes, and the name still climbed to the spot whence some of our forefathers sailed to their mountains voyage. एंड जो एल्जन था वो होम जो सब वो उसको होम कहा जाता है इन ट्राइब का. एंड सम ऑफ द क्लेम्स स्पॉट्स वेयर सम ऑफ द फोरफादर्स सेल टू देयर माउंटेन्स वॉयज. और इनको आज भी जो इनके फोरफादर्स हैं उनकी जो हिस्ट्री है उनके अकॉर्डिंग आज भी स्टिल ये जो सर्वाइव कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग इन लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है. The old section word angul and ongul means a hook, and the English verb angle is used initially by Walton. अब बेसिकली जो एंग्लो सेक्शन वर्ड है, सेक्शन वर्ड जो है वो एंगुल और ओंगुल उसका दोनों का जो मतलब है वो हुक उसका मतलब एक हुक होता है. और द इंग्लिश वर्ब एंगल इज यूज प्रोबेबली बाय वॉल्टन. अब जो वॉल्टन नाम के थे पर्सन थे उन्होंने ओंगुल को फर्स्ट टाइम वर्ड यूज़ किया था. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा. एंगुल नाम का जो वर्ड है पहले वो वॉल्टन ने सबसे पहले यूज़ किया था. एंड ओल्डर राइटर्स इन द सेंस ऑफ फाइटिंग. और जो ओल्डर राइटर्स थे उन लोगों ने इसको फाइटिंग के सेंस में इसको यूज़ किया था. वी मे स्टिल थिंक देयरफॉर ऑफ द फर्स्ट एंगल्स आर हुकमैन्स. अब बेसिकली हम लोग अब इसको पढ़ रहे हैं तो हम पहले यही सोचेंगे ना कि ये लोग पहले जो थे वो हुकमैन थे. प्रोबेबली बिकॉज ऑफ देयर फिशिंग, क्योंकि ये पहले जो फिशिंग किया करते थे. और फिशिंग कौन करते हैं? जो हुक से पकड़ते हैं ना जो फिशेस रहती हैं उनको. तो बेसिकली हम उनको हुकमैन इस तरीके से समझ सकते हैं. Probably because of their fishing, more probably because of the shores because where they lived at the hook of the parchment of the Jutland was bent in the shape of a fish hook. अब बेसिकली जब हम लोग इनको हुक मैन ही समझेंगे ना, क्योंकि हम लोग ये समझ रहे हैं जब अंगुल का मतलब हुक होता है तो ये बेसिकली हुक मैन ही रहे होंगे. हुक मैन यानी कि ये फिशिंग किया करते थे. फिश को कैसे पकड़ते हैं? हुक से. तो बेसिकली हम इनको यही समझेंगे कि ये हुक मैन रहे होंगे. बट इनको कहीं ना कहीं जूटलैंड जो जूट रहा है तो उससे भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है. बेसिकली ये बताया जा रहा है कि फिशिंग की वजह से इनका नाम हुकमैन इनको नहीं बोला जा सकता, बल्कि जूटलैंड से भी कनेक्ट करते हैं, इसलिए इनको भी हुकमैन, ये फिशर हुक वगैरह भी तभी भी कहा जा सकता है. द नेम सेक्शन फ्रॉम सिक्स सैक्स अ शॉर्ट वर्ड मीन्स अ स्वॉर्ड मैन. अब बेसिकली जो सेक्शन वर्ड आया है वो सिक्स और सैक्स से आया है. उसका मतलब होता है स्वॉर्ड मैन. जिसके हाथ में तलवार रहती है, जो तलवार का पकड़ता है वो पर्सन, उसके नाम पे सेक्शन वर्ड लिया गया है. एंड फ्रॉम द नेम we have judged something of the temper of the highly frightened who proceed the angels into Britain. And from the name we may judge something of the temper of the highly fighters who proceed the angels into Britain. अब बेसिकली स्वॉर्ड मैन का मतलब क्या हो गया? जो हाथ में तलवार लिए बेसिकली जो फाइटर है उसी के ऊपर सेक्शन का वर्ड है, नाम आया है, वो एक फाइटर की तरह आया है. यानी जो फाइटर जो लड़ा करते थे वो उसी टाइप से उन लोगों को करस्पॉन्डेंस से उन लोगों को डिस्क्राइब किया गया कि वो लोग कौन थे. वो स्वॉर्ड मैन टाइप के लोग हुआ करते थे. इसी तरीके से उनका नाम सेक्शन रखा गया है. The Angles were the numerous of the conquering tribe, and from them the new homes were Angla-Lot. The Angles were the most numbers of conquering tribes, and from the new homes were called Anglo-Land. अब बेसिकली क्या है, जो एंगल्स जो हैं थे वो कॉन्करिंग ट्राइब हुआ करती थी. वो जब देखो तब कहीं ना कहीं लड़ाई करके कुछ ना कुछ जीता ही किया करते थे, तो इसलिए उन लोगों को एंग्लो-लैंड कहा जाने लगा. बाय ग्रेजुअल दिस बिकम द फर्स्ट एंग्लो-लैंड एंड देन इंग्लैंड. पहले ये एंजल लैंड कहा जाता था इन लोगों को, बाद में इन लोगों को इंग्लैंड कहने लगा. तो बेसिकली देखो पहले कोई भी नाम पहले जैसे दिल्ली पहले कहा जाता था दिल्ली को, अब बाद में उसको दिल्ली कहा जाने लगा, फिर उसको दिल्ली कहा जाने लगा. वैसे ये सब नाम जो आते हैं ये पहले एकदम से नाम नहीं बन जाते. इन लोगों के पहले इनकी हिस्ट्री हुआ करती है. वैसे यहाँ पे इन लोगों की बेसिकली हिस्ट्री बताई जा रही है. More than 500 years after the landing of these tribes, and while they called themselves Englishmen, we find the Latin writers of the Middle Ages speaking the inhabitants of Britain as Anglo-Saxons, that is section of England, to distinguish them from the sections of the continent. अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, जैसे ये लोग यहाँ पे एंग्लो सेक्शंस यहाँ पे अराइव हुए और उसके बाद 500 ईयर्स के बाद भी जब ये लोग अपने आप को इंग्लिशमैन बोलने लगे, जैसे ये अपने आप को इंग्लिशमैन मानने लगे. अब बेसिकली ये तो अपने आप को मान ही रहे थे. लैटिन ट्राइब्स तो जो थी मिडिल एजेस की, वो भी कहीं ना कहीं इन लोगों को इनहेबिटेंट्स मानने लगी थी ब्रिटेन की, और इन लोगों को एर्ली सेक्शंस ऑफ इंग्लैंड कह के बुलाने लगी थी.
बट इन लोगों ने अपने आप को थोड़ा अलग इनसे रखा, और इन लोगों को इंग्लिशमैन बोला तो ऐसा नहीं है, लेकिन अपने आप को इन लोगों से काफ़ी अलग रखा, और इन लोगों को जो सेक्शंस थे इन लोगों को उनका कॉन्टिनेंट का पार्ट माना, बट इन अपने आप को, यानी बेसिकली कैसा है कि आप उनको भी एक्सेप्ट कर रहे हो, खुद को भी एक्सेप्ट वहाँ पे ही करवा रहे हो, लेकिन कैसा है वो ट्राइब एक अलग है, ये ट्राइब एक अलग है, इस तरीके से इन लोगों ने डिस्टिंग्विश कर दिया था उसको। जैसे यहाँ पे बोला है टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम द सेक्शंस ऑफ द कॉन्टिनेंट, अब जैसे इन लोगों ने इनको डिस्टिंग्विश थोड़ा सा कर दिया था। In the Latin charters of King Alfred, the same name appears, but it is never seen that heard that in native speech. There is always speaks to his beloved England of his brave English people. In the 16th century, when the old man of Englishmen turned to the new people resulting from the union of sections and normals, the same Anglo-Saxons was first used in the national sense by the scholar Cadman in the history ऑफ। अब बेसिकली यहाँ पे जो है किंग एल्फ्रेड को के बारे में बताया जा रहा है कि वो जो थे वो एक लैटिन कार्टर थे, बट उनको वो वेसेक्स से बिलोंग किया करते थे, और उनके बारे में जो एंगलिस्टिक नाम की जो एक उनकी होलिस्टिक अप्रोच थी उनके बारे में यहाँ पे बताया गया। और जो 16th सेंचुरी में उनके बारे में जो पढ़ाई की गई है सेक्शंस और नॉर्मर्स के अकॉर्डिंग से उनके बारे में इनके जो स्कॉलर कैडमन थे उनके बारे में इन्होंने लिखा है, कैडमन ने किस में लिखा है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन में। इस तरीके से इसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। And since then it has been the general use among English writers. In recent years the name has gained a wider significance until it is the now used to be denote a spirit rather than a nation. The brave, vigorous, enlarging spirit and the characterizes the English speaking races, whereas everywhere, and that has already put a broad belt of English laws and English library around the whole world. अब बेसिकली राइटर यहाँ पे बता रहे हैं कि जो इनकी लाइफ थी, इनके जो गाइड वाइडर सिग्निफिकेंस वगैरह था, इनकी ज़िंदगी के बारे में जो भी इनकी इंपॉर्टेंस थी, और इनकी जैसे भी इनकी जो विशाल इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में जो भी अचीव वगैरह किया था, इनकी लाइफ जिस तरीके की बेसिकली थी उसके बारे में अपनी जो वर्ल्ड है उसमें बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज़ हैं, उसमें बहुत सी इनके बारे में लिखी हुई बुक्स मिलेंगी, यानी कि बहुत सारे राइटर्स ने इन लोगों के बारे में लिखा है, बेसिकली ये राइटर कहना चाहते हैं। द लाइफ, अब एंग्लो सेक्शंस की लाइफ किस तरीके से हुआ करती थी उसके बारे में हम जानेंगे। इफ़ द लिटरेचर ऑफ द पीपल स्प्रिंग डायरेक्टली आउट ऑफ इट्स लाइफ देन द स्टर्न्स बार्बर्स और लाइफ ऑफ आर सेक्शंस फॉर फादर्स वुड सीम एट फर्स्ट ग्लैंस ऑफ प्रोमिसेस टू प्रॉमिस लिटिल ऑफ द गुड लिटरेचर। आउटवर्डली देयर लाइफ वॉज अ कंस्टेंट हार्डशिप ऑफ परचुअल स्ट्रगल्स अगेंस्ट सेवेज नेचर एंड सेवेज मैन। अब बेसिकली जो इनकी लाइफ थी वो काफ़ी ईजी नहीं थी, ऐसे इन लोगों के बारे में बताया गया है। ये लोग काफ़ी जो निष्ठुर टाइप के नहीं, कि बहुत ज़्यादा लड़ाकू टाइप के लोग हुआ करते थे, और उनके भी जो पूर्वज हुआ करते थे वो भी कट्टर टाइप के लोग हुआ करते थे, और ये लोग हमेशा मतलब लड़ने की भावनाओं से रहा करते थे। और इन लोगों की जो ज़िंदगी थी वो काफ़ी जंगली टाइप के लोगों की जैसे पहले जंगली टाइप, पहले इन लोगों को ज़िंदगी जीना कहाँ आता था, पहले के लोगों को ज़िंदगी आज के टाइम पे ऐसा नहीं बोल सकते कि आज के लोगों को जीना आता है पहले के नहीं, लेकिन आज एक तरीका आ गया, आज मैनर्स हैं, लेकिन पहले के टाइम के लोगों में मैनर्स नहीं हुआ करते थे। उसी तरीके एंग्लो सेक्शन लोगों को भी बताया गया कि वो लोग जंगली टाइप के हुआ करते थे, उनका जो नेचर हुआ करता था वो भी सेवेज हुआ करता था, और जो लोग हुआ करते थे वो मेन जो थे वो भी सेवेज टाइप के ही लोग हुआ करते थे। Behind them were gloomy forests inhabited by the wild beasts and still wilder men, and peopled in their imagination with dragons and evil shapes. In front of them, thundering at the very drink and entrance was the treatment North Sea, with its frogs and storms and ice, but with the indefinable call of the deep and all men here who live long beneath its influence. अब बेसिकली यहाँ पे इन लोगों की लाइफ के बारे में बताया गया है। नॉर्थ सी टाइप के तरफ की जो वहाँ की जगह है वहाँ का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, और इनकी जो रहन सहन में जिस तरीके का उनका जो बैकग्राउंड हुआ करता था, जिस तरीके के प्लेसेस हुआ करती थी, उनके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है। वो काफ़ी फ्रॉग टाइप का इन्वायरमेंट था, काफ़ी स्टॉर्म था, आइसी था, उस तरीके के उस बारे में यहाँ पर बताया गया है।
Here they lived a big blonde powerful race and haunted by the frightened and sailed and drank feast and their labor was done. अब बेसिकली यहाँ पे ये लोग जहाँ पे ये लोग रहा करते थे जिस प्लेस पे, वहाँ पे ये लोग किस तरीके से सर्वाइव किया करते थे और किस तरीके से वहाँ पे कठिन परिश्रम वगैरह किया करते थे, अपनी ज़िंदगी कैसे जिया करते थे, वहाँ पे उनका कैसा खाना पीना हुआ करता था, उस तरीके यहाँ पे बताया गया है. ऑलमोस्ट द फर्स्ट थिंग वॉज नोटिस अबाउट दिस बिग fearless childish man is the they love the sea they and because they love it they hear and answer it call. अब बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि जिस तरीके से ये लोग जिया करते थे वो काफ़ी चाइल्डिश मैन के तरीके. अब आज के टाइम पे उसको चाइल्डिश बोला जा सकता है, लेकिन उस टाइम पे तो नहीं बोला जा सकता. तरीके से वहाँ पे जो सी था, जब पहले के टाइम के लोग ओशियंस को बहुत पसंद किया करते थे, तो उनका जो प्यार उस सी वगैरह टाइप ओशियंस से था उसके बारे में बताया गया है. और वो कैसे उनकी ज़िंदगी जिस तरीके से चल रही होती थी उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है. अब यही डिस्क्रिप्शन आप ये 2-3 लाइनों में देख सकते हैं. आप इनको पढ़ लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं. As might be expected, this love of the oceans find experiences in all their poetry. In Beowulf alone, there are 15 names of the sea, from the Holmes that is the horizon sea, and the upmounding to the brim, which is the oceans fighting its water and sand and creamy foam upon the beach एट द फील्ड. अब जो इनका ओशियन से लव हुआ करता था वो इनकी पोइट्रियों में भी झलकता है. जैसे बेवुल्फ के बारे में बताया गया, यहाँ पे 15 नेम जो दिए गए हैं वो सिर्फ एक सी को दिए गए हैं. जैसे वोल्फ का एग्जांपल यहाँ पे लिया जाता है और अप माउंटिंग ब्रिम का एग्जांपल यहाँ पे दिया जाता है. और यहाँ पे बताया गया है कि फ्लाइटिंग इट्स वेदर एंड सैंड. अब बेसिकली जो रेंट इनकी जो से रेत वगैरह ओशियन के आसपास जो रेत हुआ करती थी उसके बारे में भी इनका डिस्क्रिप्शन दिया गया. एंड द फिगर्स यूज टू डिस्क्राइब द ग्लोरीफाई इट एंड स्वान रोड ऑफ द वेल पाथ एंड हैविंग बैटल पेन. अब बेसिकली जो प्लेन एंड जो इन लोगों की ज़िंदगी जिस तरीके से बीत रही थी और जिस तरीके से ये लोग अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे थे और जो उनको जो ग्लोरीफाई उनकी जो मिल रही थी उनकी ज़िंदगी में, उनको जो ग्लोरी मिल रही थी उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है. और उसके साथ साथ जो बैटल जीत रहे थे तो उनमें जो लड़ाइयाँ लड़ते समय जो उनको पेन हो रहा था. अब बेसिकली जो लड़ाई, अब कोई वॉर होता है तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत कुछ हानि भी हुआ करती, उनके बारे में भी बताया गया है. In all their poetry, there is a magnificent sense of the lordship over the wild sea, over even its harbor of temper and fury. अब बेसिकली जो इनकी पोइट्री के बारे में जो मैग्निफिसेंट सेंस जो लॉर्डशिप वगैरह होती है उनके बारे में बताया गया है. और उन्हीं के अकॉर्डिंग ये 3 लाइनें यहाँ पे दी गई है. आप इनको पढ़ लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं. The inner life. A man's life is more than his work. His dream is ever greatest than his achievement. And literature reflects not so much man's deed as the spirit which admires him. Not the poor things that he does, but rather the splendid things that he ever hopes to do. अब बेसिकली यहाँ पे राइटर उनकी इनर लाइफ के बारे में बता रहे हैं और बता रहे हैं कि एक जो आदमी होता है उसकी वो अपने जो उसकी लाइफ होती है उससे कई ज़्यादा उसके वर्क मायने रखते हैं. और कहीं ना कहीं ये भी बता रहे हैं कि लिटरेचर जो है वो एक आदमी के जो कर्म होते हैं उसकी स्पिरिट्स को रिफ्लेक्ट करता है. दोज अर्ली सी किंग्स वेयर अ मार्वलेस मिक्सचर ऑफ सेवेजरी एंड सेंटिमेंट्स ऑफ रफ लिविंग एंड ऑफ डीप फीलिंग ऑफ स्प्लेंडली करेज एंड द डीप मेलंकली ऑफ मैन हु नोज देयर इमिटेशंस एंड हैव रेज्ड द अनआंसर्ड प्रॉब्लम ऑफ डेथ. अब बेसिकली यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि एक जो ये एंग्लो सेक्शन के जो लोग थे वो उनकी जो सेवेजरी लाइफ थी वो सिर्फ एक सेवेजरी लाइफ तक ही वो लोग सीमित नहीं थे, बल्कि उनके जो सेंटिमेंट्स थे और उनकी जो रफ लिविंग थी वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं मायने बहुत ज़्यादा रखती है. उनके जो डीप फीलिंग्स थी और उनके जो डीप थॉट्स थे और उनकी जो करेज थी अपनी ज़िंदगी में, वो कुछ जो अपनी ज़िंदगी में जो उन्होंने अचीवमेंट्स हासिल की थी, ज़िंदगी को कैसे उन्होंने लाइवली बनाया था, उसके बारे में भी ये अकाउंट देता है. दे वेर नॉट फ्री बूटर्स who harried every cost in living the war galleries. अब बेसिकली यहाँ पे बता रहा है कि ये लोग सिर्फ ऐसे ही नहीं थे कि अपनी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ लड़ाई को ही इंपॉर्टेंस दिया करते थे, बल्कि इनकी जो फियरलेस लाइफ जो सिंपली ये लोग अपनी ज़िंदगी में जो करेजेस थे उस टाइप में भी इन लोगों को बताया गया है. अब बेसिकली यहाँ पे सेवेजरी के तरीके से एक बताया गया कि सिर्फ ये लोग करेज ही नहीं थे, बल्कि ये अपनी ज़िंदगी में जो भी अपने जिस तरीके से अपने लड़ाई लड़ते थे फियरलेस तरीके से, उनको भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बताई गई है. इफ़ दे वेयर ऑल दे कुड हैव नो मोर हिस्ट्री
poetry or literature than the Barbary pirates, of whom the same things could be said. अब बेसिकली यहाँ पे इन लोगों ने बताया कि इनको कंपेयर किया गया है पायरेट से. अब पायरेट्स कौन हुआ करते थे? उन्हीं के टाइम पे कुछ लोग ऐसे हुआ करते थे जो बस उनका एक बेसिकली ये मोटिव हुआ करता था, समुद्री लुटेरे टाइप के वो लोग हुआ करते थे, और उनका मोटिव सिर्फ ये था कि आना, लोगों को लूटना और भाग जाना. These strong fathers of our were men of profound emotions. ये जैसे कि अभी बताया मैंने आपको कि वो लोग सिर्फ इसी चीज़ों से नहीं थे कि करेजस वगैरह ही थे और अपनी ज़िंदगी में सिर्फ लड़ाइयों को ही महत्व देते थे, बल्कि इनकी ज़िंदगी में इमोशंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते थे. In all their fighting, the love of an untarnished glory was uppermost, and under the warrior's savage exterior was hidden a great love of home and homely virtues. अब यहाँ पे उनकी जो अपनी ज़िंदगी में, उनके घरेलू मामलों में जैसे उनके जो गुण उनके निखर के आते हैं और वो किसको ज़्यादा ऊपर अपनी ग्लोरी समझते हैं, अपनी ज़िंदगी में किसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, अब उनके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है. A reverence for the one woman to whom he could presently return the in triumph. अब बेसिकली यहाँ पे वुमेंस को भी इंपॉर्टेंस किस तरीके से ये लोग दिया करते थे उस बारे में भी बताया है. सो व्हेन द वोल्फ हंट was over or the desperate fight was won, these mighty men would rather in the banquet hall, and they laid their weapons aside where the open fire would flash upon them, and where listen to the songs of scops and gleemen, men who could put his adequate words and emotions and aspirations that all men feel, but that only a few can ever express. अब इन लोगों की ज़िंदगी में सिर्फ ये सब लड़ाइयाँ और ये इन लोगों की ज़िंदगी किस तरीके से मायने रखती थी, ये सब तो एक इम्पॉर्टेंस रखते ही हैं, बस उसके साथ में इन लोगों की जो लग्जरी लाइफ है लोग किस तरीके से जिया करते थे उसके बारे में भी बताया. अब लग्जरी आज के टाइम पे हम लोगों के लिए जो लग्जरी है उनके लिए वो लग्जरी नहीं था. वो लोग किस तरीके से मरी मेकिंग किया करते थे वो वाली बात बता रहे हैं यहाँ पे कि कैसे वो लोग स्कॉप ग्लीमेंस इन लोगों किसके साथ घिरे हुए हुआ करते थे, और जो इमोशंस वगैरह जो ये लोग सुनाया करते थे उनको कैसे फील किया करते थे. अब उसमें से कुछ लोग ऐसे एक समझ सकते हैं कि 4 लोग अगर कोई गाना सुन रहे हैं तो हर कोई उसको एक्सप्रेस अपनी वर्ड्स में की करेगा, लेकिन हर कोई उसकी डीप थिंकिंग को नहीं समझ पाएगा. कुछ ही लोग ऐसे हुआ करते थे जो उन इमोशंस के गहराई तक पहुंचा करते थे. बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रहे हैं. It is this great and hidden life of the Anglo-Saxons that finds expression in all their literature. Briefly, it is summed up in 5 great principles: their love for personal freedom, their perseverance, their responsiveness to nature, their religion, their reverence to womanhood, and their struggle for glory as the ruling motive in every noble life. अब यहाँ पे एंग्लो सेक्शंस की लाइफ में क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखा करती थी, इनको समरी में एक तरीके से एक माले में पिरोया गया है, और इनकी 5 चीज़ें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस की ज़िंदगी में थी उनके बारे में बताया गया. और इनमें से है इनका जो एक पर्सनल लव था फ्रीडम के लिए, ये लोग फ्रीडम को बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे, और उसके बाद ये लोग नेचर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया करते थे, और उनके लिए काफ़ी ये रिस्पॉन्सिवनेस भी थे काफ़ी, ऐसा बोल सकते हैं. और ये अपनी रिलीजन को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया करते थे, वुमेनहुड को काफ़ी पसंद किया करते थे, और उसके बाद जो इनकी ग्लोरी, हर कोई इंसान चाहता है कि अपनी ज़िंदगी में काफ़ी उसको नाम और शोहरत हासिल हो, वैसे ही लोग भी अपनी ग्लोरी के लिए काफ़ी लड़ाइयाँ किया करते थे. इसी तरह ये 5 तरीक़ों से इन लोगों की लाइफ को डिस्क्राइब किया गया है कि 5 चीज़ें इन लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखा करती थी. In reading Anglo-Saxon poetry, it is all that remember these 5 principles, for they are like the principal spring at the head of the great river, clear, pure spring of poetry, and out of them the best of our literature has always followed. Thus when we read, अब बेसिकली यहाँ पे बताया गया कि जो इन लोगों ने जो लिखा अपनी ज़िंदगी में, जो इनके लिए इंपॉर्टेंस रखा करती थी, वो सब पोइट्री में भी काफ़ी उनका इंपॉर्टेंस बताया गया है. और जो ये पोइट्री या शुरुआत इन लोगों की हुई थी पोइट्रीज़ की, वो वहीं से कहीं ना कहीं स्टार्टिंग हुई थी. वैसे तो देखा जाए तो ग्रीको रोमन पीरियड से हुआ था, बट एंग्लो सेक्शन के टाइम पे उन लोगों ने जब जैसे सेवेजली टाइप के ये लोग थे, उनकी ज़िंदगी में कैसे पोइट्री का इंपॉर्टेंस आया वो यहाँ पे बताया गया. ये 4 लाइनें ये जो दी गई हैं उनके पोइट्री के बताने की कोशिश की गई है कि किस टाइप की उस टाइम पे पोइट्री दिया गई थी. आप इनको पढ़ लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं. वी रियलाइज दैट सी रोवर्स एंड द स्पिरिट ऑफ किनशिप विथ द माइटी टाइप ऑफ नेचर एंड किनशिप विथ नेचर invariably express itself in poetry again when we read. अब बेसिकली जो एग्जांपल ऊपर बताया गया था वही नीचे बताया गया, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं.
We know we are dealing with the essential nobleman, not a savage, but are face to face with their profound reverence for womanhood, which inspires the greatest part of all good poetry. And we begin to honor as well as अंडरस्टैंड आर एंसेस्टर्स। अब बेसिकली यहाँ पे बताया गया हमारे जो ये एंग्लो सेक्शन के पीरियड में जो लोग हुआ करते थे, उन लोगों की ज़िंदगी में जो पोइट्री थी और उन लोगों का जो वुमेनहुड से करस्पॉन्डेंस था, जैसे वो पसंद किया करते थे अपनी ज़िंदगी में, जो इनकी सेवेज लाइफ थी, उन सबको वो सब हमारे कहीं ना कहीं एंसेस्टर्स थे। यानी हम जो अभी भी जैसे हमारे लिए लिटरेचर हो गया और ये बॉलीवुड वगैरह जो भी मूवीज़ वगैरह हम लोग देखा करते हैं, हॉलीवुड, ये सब चीज़ें जो हैं ये भी कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों से इंस्पायर्ड हैं। ये सब ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं और ये हमारे एंसेस्टर थे, इन लोगों ने जो अपनी ज़िंदगी में किया उसके बारे में बताया गया। सो इन द मैटर्स ऑफ ग्लोरी ऑफ ऑनर इट वॉज अपेरेंटली नॉट द लव ऑफ फाइटिंग बट रेदर द लव ऑफ ऑनर रिजल्टिंग फ्रॉम फाइटिंग वेल। अब यहाँ पे बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो ऑनर के लिए, अपनी ग्लोरी के लिए लड़ाई किया करते थे, ये सिर्फ फाइटिंग, ये इसलिए नहीं था फाइटिंग को बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे इसी वजह से किया करते थे, बल्कि ये बताने की कोशिश किया गया कि ये अपने ऑनर के लिए, जो अपने एक होता है ना कि अपने वर्चस्व को बताने के लिए, इसलिए भी ये लोग लड़ाइयाँ किया करते थे, इसलिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। विच एनिमेट्स फॉर फादर्स इन एवरी कैंपेन। अब ये जो हुआ करता था, ये सभी, कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं बता सकते कि हाँ एक ही दो कैंपेन में हुआ करता था, ये हर कबीले जो इन लोगों के हुआ करते थे, सभी में ऐसी ही एग्जिस्टेंस हुआ करती थी सब लोगों में। ही वॉज अ मैन डिजर्विंग ऑफ रिमेम्बरेंस। अब इन लोगों के बारे में बताया कि ये लोग रिमेम्बरेंस, हम लोग इन लोगों को याद करें, ये भी डिज़र्व ये लोग किया करते हैं। वॉज द हाइएस्ट थिंग दैट कुड बी पेड ऑफ अ डेड वॉरियर एंड ही इज़ अ मैन डिजर्विंग ऑफ प्रेज। वॉज द हाइएस्ट ट्रिब्यूट टू द लिविंग। अब इन लोगों के बारे में, इन लोगों को बेसिकली हम लोग को इंपॉर्टेंस देना चाहिए, इन लोगों के बारे में हम लोगों को जानना चाहिए और इन लोगों को रिस्पेक्ट भी करना चाहिए, ऐसा बेसिकली बता रहे हैं। The whole secret of Beowulf's mighty life is summed up in the last line. Every yearning for his people praise. अब बेसिकली यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है बियोवुल्फ के बारे में। जैसे बियोवुल्फ को हम लोग लास्ट लाइन में देखते हैं कि कैसे वो अपनी ज़िंदगी में प्रेस के साथ अपने मरा था, उन लोगों की उसकी माइटी को काफ़ी लोगों ने पसंद किया था और उसके बारे में काफ़ी वो लोग अच्छा बोल रहे थे और उनके लिए बेसिकली वो मर गया था लेकिन फिर भी लोग उसके लिए तड़प रहे थे कहीं ना कहीं। ये बताया गया कि वो लोग कितना उससे प्यार किया करते थे। वैसे हम लोगों के लिए भी बताया गया कि हम लोग भी इन लोगों के लिए ऐसा ही कुछ फील करें। सो एवरी ट्राइब हैड एन स्कोप ऑफ पोएट मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी वॉरियर। अब हर ट्राइब के बारे में कुछ ना कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट होता है और वैसे ही एक वॉरियर के बारे में भी होता है। हु पुट द डीड्स ऑफ देयर हीरोज इनटू द एक्सप्रेसिव वर्ड्स दैट कंस्टिट्यूट लिटरेचर। और इसी तरीके से इन लोगों को ही एक्सप्रेस करके और गठित करके एक लिटरेचर बनता है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। एंड एवरी बैंक्वेट हॉल हैड इट्स ग्लीमैन। और हर बैंक्वेट जो एक ट्राइब होती है और जैसे जो एक समूह होता है, उसी में एक ग्लीमैन भी पाया जाता है, यानी कि कुछ एक व्याख्या करने वाले टाइप का पर्सन उसमें कहीं ना कहीं एक प्रेजेंट होता ज़रूर है। हु सेंग द स्कोप से पोइट्री। अब बेसिकली यहाँ पे अब जैसे वॉन्डरर टाइप का नहीं कि जो मैंने आपको विटसित में बताया था कि स्कोप जो लोगों की प्रशंसा में गाना, राजाओं की प्रशंसा में गाने गाया करते थे, वैसे ही बेसिकली यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है कि वही ग्लीमैन उन लोगों की पोइट्री को कंपोज करता है और उन लोगों के जो डीड्स हैं, कुछ अच्छे जो कर्म हैं, उनको याद करके उनके बारे में क्या गाया करता है। ओरिएंटल पीपल बिल्ड मोन्यूमेंट्स टू परपेचुएट द मेमोरी ऑफ देयर डीड्स। और वो उन लोगों के डीड्स के बारे में गाया करता है और जो उन लोग अपनी ज़िंदगी में अपने मोन्यूमेंट्स वगैरह जो भी अपने अचीवमेंट करते हैं और उनकी मेमोरी में वो गाया करता है। बट आवर एंसेस्टर मेड देयर पोएम्स विच शुड लिव एंड स्टिर मेन्स सोल लॉन्ग आफ्टर मोन्यूमेंट्स टू ब्रिक एंड स्टोन्स हैड क्रम्बली अवे। It is to this intense love of glory and the desire of the remembered that we are indebted for Anglo-Saxon literature। तो वही बेसिकली यहाँ पे बताने की कोशिश करी गई है कि इन लोगों की ग्लोरी के बारे में हमको पढ़ना चाहिए और जो इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बेसिकली जो अचीव वगैरह किया है, वो ब्रिक स्टोन जो अपनी ज़िंदगी में बनाए हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को पढ़ना चाहिए तो और इन लोगों को याद करना चाहिए। Our first speech. Our first recorded speech begins with the songs of Widsith and Dior, which the Anglo-Saxon may have brought with them when they first conquered Britain। अब यहाँ पे बताया गया है जो डियोर जो विडसिथ जो कि पोएम्स मैंने पहले आपको कंप्लीट करके पढ़ा दी है, विलियम जेलोंग में ही थी वो, वही उन्हीं के अकाउंट यहाँ पे बताया गया है और उनके बारे में बताया गया है कि यही कॉन्कर्ड पोएम्स थी और ये ब्रिटेन से बिलोंग करती हैं। एट फर्स्ट ग्लैंस दीज सॉन्ग्स ऑफ देयर नेटिव ड्रेस लुक स्ट्रेंज एज अ फॉरेन टंग
tongue, but when we examine them carefully, we find many words that have been familiar since childhood. अब इन लोगों की जो ये पोएम्स लिखी गई, इन लोगों की इन दोनों की जो लैंग्वेज है उसको हमारी अपनी ज़िंदगी से कनेक्ट करने की बताने की कोशिश की जाती है। यानी बेसिकली ये बता रहा है कि जो इतना टाइम पीरियड जो 2-2 हज़ार सालों का पीरियड जो रहा है, ये बीच में गैप को हटाने की कोशिश किया जा रहा है और बता रहे हैं कि वो जो वर्ड्स तभी एग्जिस्ट करते थे वही आज भी हम लोगों के साथ एग्जिस्ट करते हैं और हमारे चाइल्डहुड से कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं। वी हैव सीन दिस बेवुल्फ बट इन प्रोज ऑफ रिजेम्बलेंस of this old speech to our own in even more striking. Here, for instance, is a fragment of simple story of the banquet of Britain by the Anglo-Saxon ancestors. अब यहाँ पे बेवुल्फ का एग्जाम्पल लेकर राइटर में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उस टाइम पे कैसे उनकी लिविंग थी, कैसे उनकी जो सिंपल स्टोरीज़ वगैरह थी, और बट उनके जो खुद के कर्म वगैरह उनसे कैसे मिलते थे। यानी कि जैसे कि आप बेसिकली ऐसे समझ सकते हैं कि बेवुल्फ क्या था, माइटी वॉरियर था, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ एक स्टोरी है। उस टाइम की जो स्टोरी जो जिस तरीके के लोग हुआ करते थे, बेवुल्फ भी कहीं ना कहीं उनमें से ही था। और जैसे कंटेम्प्रेरी में भी अगर कोई राइटर अपने ज़िंदगी में कुछ लिख रहा है तो वो भी कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड में भी कुछ देख समझ कर ही लिख रहा है। तो इस तरीके से जो कुछ उस टाइम पीरियड में किसी भी टाइम पीरियड में कुछ लिखा जाता है तो वो अपने इन्वायरमेंट से काफ़ी फेमिलियर इंसान होता है। वो पहले देखता है, समझता है, फिर उन चीज़ों को लिखता है। वैसे ही बेवुल्फ को यहाँ पे एग्जाम्पल बताने की कोशिश की गई है। The reader who utters these words aloud a few times will speedily recognize his own tongue, not simply in the words but also in the whole structure of the sentence. For from such records we have seen the speech of Teutonic in the of its origin. अब यहाँ पे राइटर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रीडर पढ़ता है वर्ड्स में और वो क्या उस चीज़ को समझता है, क्या उसको रिकग्नाइज करता है, क्या उसकी भाषा को समझता है, ये सब एक कहीं ना कहीं सेंटेंस जो ये बनाए गए स्ट्रक्चर हैं उस टाइम के, वही हम आज के टाइम पे पढ़ रहे हैं। अब टेक्टोनिक जो है ये एक रीजन है और ये कहाँ से बिलोंग करता है, ये ग्रीक से बिलोंग करता है। उनके जो रीजन है जिस टाइप का, उसके बारे में यहाँ पे बताइए, ये आर्यन इंडो वगैरह से इनको कंपेयर करने की कोशिश की जाती है। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। And when we examine any Teutonic language, we learn that it is only a branch of these words Aryan and Indo-European families of languages. अब बेसिकली अभी जैसे मैंने आपको बताया, ये जो टेक्टोनिक है ये कहाँ से बिलोंग करती है, आर्यन इंडो यूरोपियन वगैरह की लैंग्वेजेस से ही बिलोंग करती है। तो ये कहाँ से आया, ये लिटरेचर से बिलोंग करता है। अब उस टाइम पे लोग ऐसे जानते थे, लेकिन अभी हम क्या जान सकते नहीं, लेकिन ये कैसे जान पाए, हम लिटरेचर में ये सब चीज़ें लिखी हैं, इन लोगों के बारे में बताया गया, इसी वजह से हम ये सब जान पा रहे हैं। In life of language, therefore, we have related first of the Teutonic races and through them to all the nations of these Indo-European families, which starting their emotions vigorous from their original home. अब ये इन लोगों को ओरिजिनल होम बताया गया है। ये इंडो यूरोपियन जो फैमिलीज़ हैं, ये टेक्टोनिक के बेसिकली होम लैंड टाइप की इन लोगों को बताया गया। जैसे हमारे लिए हम कहीं ना कहीं से तो एक जगह से बिलोंग करते हैं ना, रहने हम कहीं पर भी चले जाएँ, उसी तरीके से यहाँ पे इन लोगों को बताया गया है। Spread southward and westward, driving out the natives tribes and slowly developing the mighty civilization of India, Persia, Greece, Rome and the wider from the but more vigorous life of the Celtic and Teutons. अब यहाँ पे ये जो इंडिया हो गया, ग्रीस हो गया, रोम हो गया, पर्शिया हो गया, इन सब से भी लिटरेचर को कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश करी। अब लिटरेचर कहीं से बाउंड नहीं होता है, लिटरेचर हर तरफ स्प्रेड होता है, चाहे वो साउथ वर्ड हो चाहे वो ईस्ट वर्ड हो, यही यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं राइटर। In all these languages, Sanskrit, Iranian, Greek, Latin, Celtic, Teutonic, we recognize the same root words for father and mother, for God and man, and the common needs and the common relatives of life. And since words are windows through which we see the soul of this old people, we find certain ideas of love, home, faith, heroism, liberty, which seem to have been the very life of our forefathers. अब राइटर यहाँ पे बताते हैं कि जो ये लिटरेचर है ये कहीं एक चीज़ एक भी किसी रिलीजन से नहीं बंधा हुआ है, किसी रीजन से भी नहीं बंधा हुआ है। ये कहीं ना कहीं हर लैंग्वेज, कोई भी इसको फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ से लिया गया। जैसे संस्कृत हो गया, इरानियन, ग्रीक, लैटिन। अब हम लोग इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो क्या हम ग्रीक के बारे में नहीं पढ़ते हैं, कि हम लैटिन्स के बारे में नहीं पढ़ते हैं, कि हम केल्टिक्स के बारे में नहीं पढ़ते हैं। ट्यूटोनिक, संस्कृत, हर कुछ तो इंग्लिश लिटरेचर में है। तो ये कहीं से भी बाउंडेड नहीं है, हर जगह से इसकी लिमिट्स हर तरीके से क्रॉस होती है। लैंग्वेज भले ही इंग्लिश है बट कहीं ना कहीं
किसी भी लैंग्वेज को जैसे उसमें कुछ प्रेजेंट है तो वो इंग्लिश लिटरेचर में अगर वो लिखा जा रहा है तो कुछ भी गलत नहीं है. इट वॉज ऑन द बॉर्डर्स ऑफ द नॉर्थ सी दैट आर फादर्स हेल्ड फॉर unnumbered centuries on their westward journey and slowly developed the national life and languages which we now call Anglo-Saxons. अब Anglo-Saxons कैसे बना और ये कैसे स्लोली अपने ज़िंदगी में कैसे ये लोग डेवलप हुए, इसी के बारे में, ये नॉर्थ सी से कैसे आए, इनकी जो जर्नी क्या रही, ये सब इनके जो बॉर्डर्स भी थे बेसिकली इन लोगों के बारे में बताया गया कि इनकी ज़िंदगी में कैसे डेवलपिंग आई और कैसे ये लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े. It is this vigorous Anglo-Saxon language which forms the basis of our modern English. अब बेसिकली यहाँ पे राइटर बता रहे हैं जो कि मॉडर्न इंग्लिश जो है वो कहीं ना कहीं बेसिस जो इसका है वो एंग्लो सेक्शन लैंग्वेज जो है उससे बिलोंग करता है. इफ़ वी रीड अ पैराग्राफ फ्रॉम एनी गुड इंग्लिश बुक एंड देन रियलाइज इट एज वी वुड अ फ्लावर टू सी दैट इट contains we find two distinct classes of words. The first class containing simple words comprising the common things of life makes up the strong framework of our language. These words are likely the stem and bare branches of a mighty oak, and if we look them up in the dictionary we find that almost invariably they can to us and from our Anglo-Saxon ancestor. अब आप जानते होंगे कि मीनिंग्स के दो पार्ट होते हैं, एक होता है कोनोटेटिव मीनिंग, एक होता है डिनोटेटिव मीनिंग. डिनोटेटिव मीनिंग क्या होता है, जिसका वर्ड टू वर्ड आपको डिक्शनरी में मीनिंग मिल जाता है, और कोनोटेटिव क्या होता है, उसके बियॉन्ड, जैसे कोई शब्द लिखा है उसका मीनिंग अगर आप निकालने बैठो तो किसी भी बुक में नहीं निकलेगा. बुक में हो सकता है कभी कुछ और बताया गया हो और असल लाइफ में उसका मीनिंग कुछ और निकले. तो इस तरीके से दो टाइप के मीनिंग यहाँ पे बताए गए हैं. उसी तरीके से यहाँ पे उससे अब वैसे तो इसका मीनिंग बहुत कुछ निकल रहा है जो पैराग्राफ मैंने अभी पढ़ा, लेकिन अगर आप इसका पूरा कंप्राइज करके अगर कुछ शब्द अगर अपने लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे ना तो मैं वही जो मैंने अभी आपको बताया वही निकलेगा. यहाँ पे डिनोटेटिव मीनिंग की बात की गई है कि जो आप वर्ड टू वर्ड आप देखोगे, जैसे एंग्लो सेक्शन में भी जो वर्ड्स बिलोंग करते थे वही आज के टाइम पे भी बिलोंग कर रहे हैं, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है. They are like the leaves and blossoms of the same tree, and when we examine their history, we find that they came to us from the Celts, Romans, Normans, and other peoples with whom we have been in contact in the long years of our development. अब वही बेसिकली डिनोटेटिव मीनिंग अब कहाँ से आया. अब जैसे किसी वर्ड में अगर आप कोई वर्ड पढ़ रहे हो उसका 50 जगह पे एक ही मीनिंग निकल रहा है, तो ये कहाँ से ये वर्ड आया, तो ये कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता था. तो उसी के बारे में बताया गया कि ये केल्टिक वर्ड भी हो सकता है, रोमन्स भी हो सकता है, नॉर्मन्स भी हो सकते हैं. तो इसी तरीके से यहाँ पे ये कहाँ से बिलोंग करते हैं उनके बारे में बताया गया. द मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर प्रेजेंट लैंग्वेज दीज फॉर इट इज़ द डुअल कैरेक्टर. अब इनका जो ये प्रेजेंट लैंग्वेज है इनके डुअल कैरेक्टर के बारे में बताया. इट्स बेस्ट क्वालिटीज़ स्ट्रेंथ, सिंप्लिसिटी, डायरेक्टनेस कम फ्रॉम एंग्लो सेक्शन सोर्सेज. अब इनके जो सोर्सेस रहे हैं वो कहाँ से रहे हैं, एंग्लो सेक्शन से. उनके सोर्सेज के बारे में बताएं. इट्स इनॉर्मस एडेड वेल्थ टू एक्सप्रेशन, इट कॉम्प्रिहेंसिवनेस, इट्स प्लास्टिक एडेप्टेबिलिटी टू न्यू कंडीशंस एंड न्यू आइडियाज़ आर लार्जली द रिजल्ट ऑफ एडिशंस फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस. अब जो और भी जो लैंग्वेजेस रही हैं उनके बारे में जो उनके जो मीनिंग्स रहे हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं उनके बारे में बताते हुए ये भी बताया गया है कि इनका जो एक्सप्रेशन और जो कॉम्प्रिहेंसिवनेस, अब कोई वर्ड है उसका मतलब और भी बहुत सारी ऐसी मीनिंग्स होते हैं उनको भी लपेटे में ले लेता है. उसी तरीके से बताया गया कि जो आज के टाइम पे उन्हीं वही वर्ड हैं वो न्यू कंडीशंस में आ रहे हैं, उनके जो आइडियाज़ हैं वो कुछ अलग हैं और उनको अलग तरीके से आज यूज़ में लाया जा रहा है. And especially of its gradual absorption of the French languages after the Norman conquest. अब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हम तो सब जानते हैं कि ये 1066 में हुई थी. तो फ्रेंच वाले जो लोग थे वो अपने ब्रिटेन में आए थे, केल्ट्स में आए थे. तो उन लोगों ने कुछ ना कुछ ऐसे जो वर्ड्स थे एंग्लो सेक्शन में आए थे, तो उन लोगों ने जो अपने फ्रेंच के वर्ड्स थे वो लेकर आए. तो वो जो इनकी ओल्ड इंग्लिश थी जो एग्जिस्ट करती थी उस टाइम पे, उसमें ये जो वर्ड्स थे फ्रेंच वाले वो मिल गए. तो इससे क्या हुआ, कुछ वर्ड्स की मीनिंग फ्रेंच वाले भी इसमें आ गए. तो बेसिकली दो लैंग्वेज से बन के एक मॉडर्न इंग्लिश बनने की तैयारी होने लगी.
It is this dual character, this combination of native and foreign, of innate and exotic elements, which accounts for the wealth of our English language and literature. अब इंग्लिश लैंग्वेज कहाँ से बनी, इसका लिटरेचर क्या रहा है, उसके बारे में बताया गया. इसकी जो डुअल कैरेक्टर, अब जैसे मैंने आपको भी बताया, इंग्लिश जो पहले ओल्ड इंग्लिश थी और उसके बाद फ्रेंच इसमें आई, तो ऐसे ही इन लोगों का नेचर किस तरीके का होता गया और इनकी जो एग्जॉटिक और इनेट एलिमेंट्स रहे उनके बारे में बता रहा है. To see it in concrete form, we should read in succession Beowulf and Paradise Lost, the most two epics which show the root and the flowers of our literary development. अब लिटरेरी डेवलपमेंट के बारे में अगर देखना है तो किसको देखना पड़ेगा, बेवुल्फ और पैराडाइज लॉस्ट. अब ये पैराडाइज लॉस्ट और बेवुल्फ दोनों ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है. अब इस यहाँ पे कैसे एंग्लो सेक्शन में अगर आप कोई भी एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क कोई देखना पसंद करोगे तो उसमें एक ही आपको मिलने वाला है, वो है बेवुल्फ. आप कोई पोएम पढ़ो चाहे ना पढ़ो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे आगे में एंग्लो सेक्शन में 5-6 पोएम्स पढ़ के बताई, लेकिन ये क्या उनमें से आप कोई पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन बेवुल्फ पढ़ लो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और कुछ पढ़ने की नहीं भी ज़रूरत, नहीं भी पढ़े तो भी हमारा पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि बाकी और कुछ ज़्यादा पूछते ही नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, बेवुल्फ. तो बेवुल्फ से क्वेश्चन आ जाता है. अब उसके बाद अगर आप मॉडर्न इंग्लिश में आओगे तो आपके लिए पैराडाइज लॉस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. मिल्टन का लिखा हुआ ये वर्क है. इनका ये जो वर्ड है, ये वर्क है, ये एक स्पिरिचुअल वर्क है. तो ये एक एपिक में इसको कंप्राइज किया जाता है. अगर आप इन दोनों को पढ़ते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा मस्ट है, और लिटरेरी डेवलपमेंट कैसे हुआ इन दोनों वर्क से काफ़ी अच्छा आपको समझ में आता है. अब इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट जो एपिसोड आएगा उसमें आपको मिल जाएगा. तो वो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.